इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक तो आपने ये कंट्रोवर्सी वाला सुन ही लिया होगा अब, कि जो सोशल मीडिया ही बोलेंगे, सोशल मीडिया क्रिएटर जो बोलते हैं, तो कुछ ऑब्सीन स्टेटमेंट्स ये दे देते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों से इनको केसेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है? भारतीय न्याय संहिता के कुछ सेक्शन सुने होंगे, आर्टिकल 19 क्लॉज़ 1 सब क्लॉज़ ए के बारे में आपने सुना होगा। होना चाहिए था ये नेशनल इश्यू। क्यों? हाँ, एकदम से जागे कि ये भी चल रहा है, इसको भी रोकना है, ठीक है? का अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। भारतीय न्याय संहिता का कौन-सा सेक्शन, कौन-कौन से केसेस पहले ऐसे आ चुके हैं जिसमें ऑब्सीन स्टेटमेंट, वीडियो, कमेंट्स उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आई थी, तो उन अपडेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अपने को कंट्रोवर्सी से कोई लेना-देना नहीं है। चलें आगे फिर। और उसके अलावा आपको पता है इंडिया की विजिट है इन फ्रांस। एक तो वहाँ पे क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुआ और दूसरी चीज़ जो थी, इंडिया और फ्रांस की सेपरेट मीटिंग भी हुई है, जिसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर हमने काफ़ी फ़ोकस किया है। क्यों? क्योंकि बिकॉज़ क्लाइमेट एक्शन हमें लेना है, एसडीजी 13 उसके अगेंस्ट हमें फाइट करना है, तो उसके लिए हमने सेपरेट मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर वार्तालाप किया। अब स्मॉल मॉड्यूलर के ऊपर बात क्यों करी? क्यों हमें न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करनी है? ऐसा क्या बेनिफिट है न्यूक्लियर एनर्जी का? ठीक है, बहुत कम होते हैं पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट जाते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है? और फिर वो ऐसे होता है कि बहुत सारे रेडियो एक्टिव में एलिमेंट जो हैं वो एक दिन इकट्ठे होंगे, फिर उसके जो डिज़ास्ट्रस रिज़ल्ट हैं वो आगे आते हैं। पर उसको सालों के साल लग जाएँगे, मिलियन ऑफ ईयर्स लग सकते हैं उस केस में, तो अभी उस पे फ़ोकस नहीं करेंगे, पॉज़िटिव नोट पे हम इस आर्टिकल को देखेंगे। इसके अलावा एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आ रखा है अभी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसको हर साल रिलीज़ करता है। अभी ईयर 2025 है, पर जो रिजल्ट आया है दैट इज ऑफ ईयर 2024। वो खुद ही समझ लेना है कि रिजल्ट तो पिछले साल का आएगा ना, तो 24 का है। और इंडिया का क्या रैंकिंग है, टॉप पे अगेन डेनमार्क ही है, वैसे ज्यादातर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की ही आती है रैंकिंग वाइज अगर आप देखोगे। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अगर इसके हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाएं तो बर्लिन जर्मनी में आएंगे, ठीक है? एक ऑर्गेनाइजेशन है वो, तो ध्यान में रखना। इसके अलावा एक बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू भी जिसे हम कहते हैं, H5N1 उसकी स्टेन है, तो उसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ अराउंड 10 ऑफ थाउजेंड सील्स और सी लाइन्स की डेथ हो चुकी है। तो ये कहाँ तक स्प्रेड कर चुका है, ये एक मेजर कंसर्न बन जाता है। एवियन फ्लू जो जब ये बर्ड्स में फैलता है तो इनकी दिक्कत एक ये रहती है कि फैल जाता है पर बर्ड्स के अंदर कोई सिम्टम नहीं आता। इंक्यूबेशन पीरियड लंबा चला जाता है आगे को, जिस वजह से ये और ज्यादा स्प्रेड कर गया और इवन शोर्स पे पहुंच चुका है जहां पे ह्यूमन की इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। तो इट्स अ ह्यूज कंसर्न। उसके अलावा पाम ऑयल से रिलेटेड एक आर्टिकल है। पाम ऑयल हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे, इस बार ड्रॉप आया है इंपोर्ट में 30%। तो क्या वो अच्छी बात है? इंपोर्ट में 30% ड्रॉप आए तो वो अच्छी बात है, एक्सपोर्ट में आता तो वो गलत हो जाता थोड़ा अपने लिए। तो अभी इंपोर्ट में 30% ड्रॉप आया है। क्या क्या उसके रीजंस हैं? बिकॉज ऑल्टरनेटिव इंडिया के ही अंदर हमने प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए थे, जो कहीं ना कहीं पाम ऑयल की तरह है, जैसे सोया ऑयल वगैरह आपने सुने होंगे, तो वो एज अ ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे। थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में भी फैक्चुअल चीजें। उसके अलावा ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, कौन सा है आर्टिकल 19? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली, वो सारी चीजें उसमें हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपने सुना होगा कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल शुरू हो चुका है। आज इसको डिटेल में मे बी हम ना कंप्लीट कर पाए, बिकॉज एक स्कीम भी है दैट इज पीएम विकास स्कीम, ये भी हमें पढ़नी है। ये अभी लॉन्च करी है हमने जस्ट, इम्प्लीमेंटेशन इसकी अभी नहीं हुई है। इसके प्रोविजंस आए हैं कि क्यों हम इस स्कीम को लेके आए हैं। थोड़ा सा देखना है आपने कि किस टाइप की स्कीम है, सेक्टर है, स्पॉन्सर्ड है, और किन 5 मेजर एरियाज पे ये फोकस करेगा। ऐसे ओवरऑल अगर मैं बता दूं तो ये माइनॉरिटीज के लिए लाई गई है स्पेसिफिकली, ठीक है? उसके अलावा P8I सॉइडेंस जो हमने बोइंग यूएस से परचेज करे थे, अभी और प्रोक्योरमेंट हम चाहते हैं कि यूएस से इनको और परचेज करे। और जो रशिया से हमने एयरक्राफ्ट लिए थे एक टाइम पे, तुपोलेव करके है नाम, तो उनको रिप्लेस करेगा अब P8I, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से सुनेंगे। ओके, एसडीजीज कहां तक पहुंचे थे हमने? आई थिंक ये 6 ऊपर के कर लिए थे और नीचे के भी कंप्लीट थे आई थिंक। यस, नाइन्थ कौन सा था? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या हुआ, इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी है। 10th नंबर पे बोलता है कि अब इनइक्वालिटीज को भी रिड्यूस करना है। जेंडर इक्वालिटी किसमें था? 5, ठीक है। और 10 में क्या है?
रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। तो 5 और 10, 5 into 2 equal to 10, उससे याद रख लेना, ऊपर वाला जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड था, एंड SDG 10 आपका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। हाँ, जोक्स भी वैसे नेशनल एजेंडा तो तब बनाई जाती है चीजें जब आपको मेन मुद्दे से हटाना होता है, कि आपकी जो नजर है वो उन मुद्दों पे ना जाए जिससे आप गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चनिंग करो। पर खैर मैं भी इस चीज के अगेंस्ट हूँ, बहुत ही घटिया वर्डिंग यूज करते हैं ये लोग। इनको क्रिएटर के नाम पे वो लैंग्वेज यूज करना, उसमें क्या क्रिएटिविटी चाहिए? मतलब गाली देनी है आपको, उसमें क्रिएटिविटी चाहिए होगी? फिर वही चीज आ जाती है। एनीवेज चलो छोड़ो छोड़ो, आ जाओ। SDG 7, SDG 7 में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी आएगा, ठीक है। SDG नंबर 7, आपने देखो पानी साफ कर लिया था SDG 6 में, अब आप जा रहे हो टुवर्ड क्लीन एनर्जी, की अगर एनर्जी हम साफ कर दे, रिन्यूएबल तरीके से प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो सारी चीजें ओवरऑल क्लीन हो जाएंगी। तो अभी हम सिर्फ SDG 7, 9 एंड 10 को याद करेंगे। 7 में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 9th में इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और 10 में रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। ठीक है जी, चलो फिर फर्स्ट आर्टिकल की तरफ। इंडिया की इस बार जो रैंकिंग आई है आपके करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में, वो है 96। जो क्वेश्चन होता है वो 2-3 तरीकों से पूछा जा सकता है। एक तो पूछेगा कि ये जो इंडेक्स है इसको कौन रिलीज करता है, स्टेट एग्जाम्स के लिए। आपका यूपीएससी इतना ज्यादा नहीं अब पूछता, आ चुका है उसमें ये ऑलरेडी क्वेश्चन। तो आपने याद रखना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस इंडेक्स को रिलीज करता है। उसके अलावा कितने पॉइंट्स हमारे आए हैं इस बार? तो 38 पॉइंट्स आ रखे हैं, ड्रॉप हुए हैं पॉइंट्स भी। अच्छा, नंबर कम हो जाए अगर, तो रैंक इंक्रीज करती है कि डिक्रीज करती है? रैंक इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो वो चीज भी आप ध्यान में रखना। पहले ये याद रखो कि 0 से लेके 100 तक पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं, जिसमें 0 रिप्रेजेंट करता है हाईली करप्ट। जो जितना ज्यादा करप्ट होगा उसके पॉइंट्स उतने ही कम होंगे और रैंक उतनी ही ज्यादा होगी। और जो 100 है ये रिप्रेजेंट करता है क्लीन, कि ये करप्शन नहीं करते, बहुत कम करप्शन करते हैं, या तो इक्वल टू नेग्लिजिबल टाइप हम बोल सकते हैं। दूसरी चीज, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल डन, 38 पॉइंट्स इंडिया को मिले हैं इस बार। रैंक देखेंगे 96 है, और 0 to 100 तक यहाँ पे पॉइंट्स दिए जाते हैं। 0 हाईली करप्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो 100 है दैट इज वेरी क्लीन। अब इसके अलावा 2023 में अगर देखोगे तो इंडिया का रैंक था 39। 2022 में अगर रैंक देखोगे तो इंडिया का रैंक था 40, और अब 2024 में अगर देखोगे तो इंडिया का रैंक जा चुका है 96। तो करप्शन बढ़ी है इस हिसाब से या घटी है? कुछ तो यहाँ 93 आना था, हाँ 93 आना था, ये रैंक था इंडिया का रैंक 2023 में 93 था, 93। तो अभी फिर भी बड़ी है, 96 पॉइंट जो रैंक है हमारा इंक्रीज हुआ है। ओके, डेनमार्क एज यूजुअल इस बार भी फर्स्ट ही रैंक पे है। ज्यादातर ये डेनमार्क, फिनलैंड, जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है इनमें से ही आती है हाई रैंकिंग। और चाइना का रैंक देखोगे तो 76 है। साउथ सुडान, सोमालिया जैसी कंट्री जो आपके अफ्रीकन यूनियन में आती है, उनके तो पॉइंट्स ही बहुत कम है, 8 और 9 ही पॉइंट मिले, मतलब फेल ही हो गए हैं ये तो, ठीक है। ओके जी, छोटा सा आर्टिकल था, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स कहाँ पे बताए? बर्लिन, जर्मनी। और इंडिया का रैंक याद रखना है आपने, 96 है, पूछ लेता है। दूसरा ये पूछेगा कि इस बार रैंक इंप्रूव हुआ है या ड्रॉप हुआ है, तो इस बार भी ड्रॉप ही हुआ है, ठीक है। ओके, 0 to 100 स्केल रहती है, पॉइंट्स की स्केल है वो 0 to 100। 0 मतलब हाईली करप्ट, और हाँ पॉइंट्स डिक्रीज हुए हैं, और रैंक तो फिर बढ़ेगा ही ना, वो गलत ही चीज है, रैंक बढ़ जाएगा अल्टीमेटली। हाँ 100 जो है दैट इज वेरी क्लीन। अच्छा, ऑनलाइन है आज कुछ ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स, ठीक है ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं सृजनम की तरफ। आपने सुना होगा हाल ही में जो हमारी यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिज जो है एम्स न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च किया। अब इसका मेन पर्पस क्या रहेगा? बायोमेडिकल वेस्ट, जैसे इंजेक्शंस आ जाएंगे, कोई भी सामान जो कहाँ पे यूज हो रहा है आपके हॉस्पिटल्स के अंदर। कई बार क्या होता है, आपकी जो सिरिंजेस होती हैं जिससे ब्लड वगैरह लिया होता है, डोनेशन के पर्पस से हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है ABCD, उनको ऐसे ही फेंक दिया जाता है। अब इससे कंसर्न बना रहता है बीमारियों का, वायरस, ये सारी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। कई बार मान लो किसी को HIV वायरस था किसी के ब्लड में, उसकी डेथ हो जाती है, आपने वो इंजेक्शन वैसे ही फेंक दिया, कितना ब्रूटल हो सकता है वो बाकियों के लिए जो हेल्दी लोग हैं। तो इसी वजह से ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिज, जिसका नाम है सृजनम, इसको कहाँ पे रखा गया? एम्स
न्यू दिल्ली के अंदर। अब किसने डेवलप किया है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो CSIR NIIST तिरुवनंतपुरम, तो इन्होंने बनाया है, और एम्स न्यू दिल्ली के लिए बनाया हुआ है। CSIR NIIST, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देख लो, ये आपका सारा बायोमेडिकल वेस्ट आ जाएगा, ब्लड रिलेटेड हो, स्पूटम कफ वगैरह का सैंपल लिया था, यूरिन सैंपल हो सकता है, मतलब जितने भी लेबोरेटरी से रिलेटेड डिस्पोजल्स हैं। अब पहले हम इंसिनरेटर में डालते थे, इंसिनरेटर में नहीं डाले तो कहीं पे बैग में भर के फेंक आते थे, तो दो ही ऑप्शंस होती थी। इंसिनरेटर हमें महंगे पड़ रहे थे, अब ये अफोर्डेबल है। अब देखेंगे एम्स न्यू दिल्ली में क्या इसका रिस्पॉन्स रहेगा, उसी हिसाब से बाकी हॉस्पिटल्स में भी इसको लगाया जाएगा। तो सृजनम यहाँ पे आपने याद रखना है कि है क्या चीज, तो क्या था ये, ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। ओके जी, इंडिया और अलोंग विद 57 कंट्रीज, टोटल हो जाएंगी 58 कंट्रीज, जो फ्रांस में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया, टोटल है 58 कंट्रीज, वो भी ध्यान में रखोगे। कैसे मतलब, रिजाइन तो वो तो अपनी स्टेट से करेंगे ना, मीटिंग तो होगी, मीटिंग तो होगी ना, ये तो पहले निकल गई। अब सुनो, आ जाओ इसके ऊपर। 58 कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना, ब्राजील, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया, सब आए थे यहाँ पे, और ज्वाइंट जो स्टेटमेंट थी, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे, उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं। पर जो इस बार खास बात हुई है वो दो कंट्रीज को लेके है, दैट इज US एंड UK। इन्होंने एब्सटेन कर लिया कि हम नहीं करेंगे इंक्लूसिव और सस्टेनेबल तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज। और इसके अलावा किसने इस बार इस समिट को चेयर करा, तो इंडिया और फ्रांस ने करा है, इसलिए इंडिया के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ा सा पास्ट का देख लो, जैसे 2024 का अगर देखोगे तो साउथ कोरिया, सियोल में ये समिट हुआ था, और उससे पहले का देखोगे 2023 तो यूके में ये हुआ था, 2023 का, 2024 का फ्रांस के अंदर हुआ, जिसको को चेयर किया इंडिया एंड फ्रांस ने। अब जब यूके के अंदर हुआ था तो वहां पे एक डिक्लेरेशन हुई थी, नाम था उसका ब्लेचलेट डिक्लेरेशन। AI सेफ्टी को लेके ये आए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम सेफ तरीके से यूज करें, एथिकल तरीके से यूज करें, और इस बार इन्होंने एब्सटेन करा है, इस वजह से इसका मेंशन करा गया है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लेचलेट डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या तो डायरेक्ट लिखा होगा या तो सेफ्टी लिख दिया होगा साथ में, तो वो भी ध्यान में रखोगे। और उस टाइम पे सिग्नेचर किस किसने करे थे, तो यूएस ने भी किए थे उस टाइम पे, चाइना, इंडिया, सभी ने सिग्नेचर करे थे। पर जो इस साल का हुआ है, यूएस और यूके ने एब्सटेन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ इंक्लूसिव और सस्टेनेबल तरीके से यूज करने में, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और नेक्स्ट जो आपने ध्यान में रखना है, एक कॉन्सुलेट भी बनाया गया फ्रांस की जो मार्सिली सिटी है। अब देखो, जब मैप देखते हो आप, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ये वाला फ्रांस का पार्ट आ जाएगा, कैपिटल इज पेरिस, और यहां पे आपको ये सिटी मिलेगी, दैट इज मार्सिली सिटी। ये कौन सी कंट्री है, स्पेन। ये फ्रांस आ गया इधर, और यहां कौन सी बे बताई थी, बे ऑफ बिस्के, याद रखना इसको भी। यहां कौन सी कंट्री है, पोर्तुगल, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखोगे। तो यहाँ पे एक और कॉन्सुलेट बनाया गया है, एम्बेसी आपकी कैपिटल में होती है, कॉन्सुलेट मेन सिटीज के अंदर हो सकती है, तो इसका भी इनॉग्रेशन उन्होंने साथ के साथ किया। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका सोलर पावर कैपेसिटी को लेके, हमने 100 गीगावाट जो टारगेट रखे हुए थे, कुछ वैसे 175 गीगावाट का टारगेट हमने 2022 में अचीव करना था, पर डिले हो गया क्योंकि इंप्लीमेंटेशन में टाइम लग गया। पर अब फाइनली 2025 में हमने जो सोलर पावर से एनर्जी प्रोड्यूस करी है, वो 100 गीगावाट अचीव कर ली है। अब ये जो मैंने बोला 175 पहले हमने टारगेट रखा हुआ था 2022 का, इसमें से हमने बोला था कि 100 गीगावाट जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली कहां से होगी, हमारे सोलर पावर प्लांट से या पैनल से। और किसको क्रेडिट दिया गया है, तो जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसको 2014 में लॉन्च करा गया था, उसको क्रेडिट दिया गया है। और इस योजना के तहत अराउंड 9 लाख रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन हमने करी। सुना होगा आपने, छतों के ऊपर ऐसे प्रॉपर पैनल्स लगाए गए थे, तो 9 लाख रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशंस करी गई हैं, ताकि क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ हम जा सकें। अब देखो, जो आपके ये रूफ टॉप सोलर पैनल्स हैं, अभी के टाइम पे ये क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, पर जैसे ही इनको 25 से 30 साल कंप्लीट हो जाएंगे, इतना ही लाइफ स्पैन है इनका, हर चीज का एक टाइम स्पैन होता है, तो जैसे इनका लाइफ स्पैन खत्म होगा, उसके बाद ये आपके पास ई वेस्ट की तरह
आपको दिखेंगे और कहीं भी आप पहाड़ियों से नीचे उनको फेंकेंगे, ठीक है? तो अब जो अल्टरनेटिव चाहिए वो इनको कैसे ट्रीट करना है, जब ये खराब हो जाएँगे तो इनका क्या यूज़ हम करेंगे, वो अल्टरनेटिव ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ख़ैर अभी जो हमारा मेन टारगेट है दैट इज़ एसडीजी नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन को लेके, उसके लिए हमने ये पॉजिटिव नोट के ही ऊपर पढ़ा दैट इज़ 100 गीगावाट का जो टारगेट सेट किया था, 2022 का था कि 22 तक हम कर लेंगे, पर थोड़ा डिले चलो हो ही जाता है। और इसके अलावा 2030 आपको याद होगा 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे और चलो उसके भी काफ़ी नज़दीक ही हैं फिर अगर इस हिसाब से चलेंगे, ठीक है? अगर पॉज़िटिवली देखें थोड़ा-थोड़ा, वैसे स्लो हुई स्पीड। एनीवेज़, नेक्स्ट है आपकी पीएम विकास स्कीम। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। तो एक तो जब कोई भी स्कीम सामने आती है तो एक बात तब न्यूज़ में होती है और दूसरी तब जब आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। जैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी आपको और ज़्यादा इसमें वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास फ्लैगशिप स्कीम है। हाँ जी, फ्लैगशिप सेंट्रली सेक्टर होती है या स्पॉन्सर्ड होती है? फ्लैगशिप के अंदर दोनों ही आ जाती हैं आपकी सेंट्रली सेक्टर और स्पॉन्सर्ड, पर ये वाली जो स्कीम रहेगी हमारी ये सेक्टर स्कीम रहेगी, याद रखना इसको। कंट्रीब्यूशन का फर्क रहता है, ये आपकी जैसे मैंने बोला सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। तो पुराने स्टूडेंट्स बताएंगे पहले तो किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा? 100% जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो किसका रहेगा? सेंटर का ही रहेगा। और वहीं पे एक और बोलते हैं हम दैट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। हाँ जी, इसमें क्या क्या रेशियोज आते हैं? और 90:10। देखो 60:40 जितने भी प्लेन एरियाज हैं जहां पे इंडस्ट्रीज काफी सेटअप हैं उन सबको मिलता है 60:40 का रेशियो, यानी कि 60% पैसा लगाएगी सेंटर और जो बाकी होंगी स्टेट्स वो 40% पैसा लगाएगी। और वहीं पे 90 और 110 यहाँ पे भी सेम है, 90 आपका सेंटर लगा रहा है और 10 यहाँ पे आपका स्टेट लगा रहा है। यहाँ पे आपके हिली रीजन आ जाएंगे और ऐसी यूटीज जो नेशनली इंपॉर्टेंट होती हैं वहां पे जो पैसा लगेगा वो 90:10 की फॉर्म में लगता है। इसको बोल देते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। पर इसको याद रखोगे आप, ये अभी के लिए सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, यानी कि मेनली सेंटर ही इसके ऊपर पैसा लगाने वाला है। और मिनिस्ट्री कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अब देखो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, यहाँ पे माइनॉरिटी आपको वर्ड नहीं दिखेगा तो एक ऑप्शन आपको कल्चर वाली जरूर देखने को मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। टोटल कितनी माइनॉरिटीज है अभी? जो ओवरऑल हम काउंट करते हैं सेंसस 1992 से 6 हैं टोटल, ठीक है? उसके बेसिस पे कौन कौन सी है? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, जोरेस्टियंस और बुद्धिज्म, ठीक है? जोरेस्टियन यानी कि पारसिस। और दूसरे यहाँ पे आपने बोला जैन। जैन को कब बनाया गया था माइनॉरिटी? बाकी के जो 5 थे वो 1992 में डिक्लेयर हो गए थे। बाकी एक जो थी वो जैन लेटर ऐड हुई थी ईयर 2014। इसको भी ध्यान में रखोगे आप, ये बाद में ऐड हुई थी। एनीवे, अब 5 चीजों के ऊपर ये फोकस करने वाला है दैट इज सीखो और कमाओ। ये पहला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेगा, सीखो और कमाओ। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो है नई मंजिल। ऑब्जेक्टिव के ऊपर आते हैं, टर्मिनोलॉजीज दे देगा आपको, नई मंजिल। और तीसरे पे है नई रोशनी, ठीक है? एम्पावरमेंट। हमारी धरोहर यानी कि हेरिटेज की बात हो रही है, हमारी धरोहर। और उस्ताद, उस्ताद भी एक स्कीम है, अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट स्कीम। मेन फोकस किया गया है जो ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट। वैसे ये जो इंडस्ट्रियल सेटअप था ना हमारा, इंडस्ट्रीज का जो ट्रेडिशनल थी, आर्ट थी, क्राफ्ट थी, ये मॉडर्न टाइम से काफी डिस्टर्ब हो गया था। उसके बाद टाइम ही कुछ ऐसा आया कि हम टर्शरी सेक्टर की तरफ जंप करते गए, ये चीजें पिछड़ गई, ठीक है? तो उस्ताद स्कीम लाई गई थी ताकि डेवलपमेंट करी जाए किन चीजों का यूज करके? ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट का यूज करके, ठीक है? तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब मेन फोकस कहाँ पे करा जाएगा? जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनके अपलिफ्टमेंट पे फोकस किया जाएगा। एजुकेशनल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करा जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप इसमें प्रोवाइड करी जाएंगी, विमेन लीडरशिप की तरह इमर्ज हो फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो ये सारे हैं, आपने ओवरऑल अभी यही याद रखना है। एक तो सेंट्रली सेक्टर है और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। उसके अलावा नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इस स्कीम को जो भी पैसा आएगा वो कौन से फंड से आएगा? तो नेशनली माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो बन रखा है इसी से पैसा आएगा।
और बेनिफिशरीज कौन कौन से होंगे? जो भी EPCH में काम करेंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडक्राफ्ट। तो इस हैंडीक्राफ्ट चीजों से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड जो भी लोग काम करेंगे उन सभी को पैसा मिलेगा, वो सारे इसके बेनिफिशरी रहेंगे। और यहाँ पे देख लो, पहले लिख दिया है कि जो PM विकास स्कीम है इज येट टू बी इम्प्लीमेंटेड, अभी इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं हुई है, आने वाले टाइम में जब भी होगी तो दोबारा से न्यूज में आएगा। ठीक है, ऑनलाइन ठीक है, गुड। सेंटर 60:40, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, दैट इज बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू से पहले तो एक स्टेन याद कर लो, H5N1। H1N1 भी दिख सकता है, पर H5N1 आपका एवियन फ्लू या फिर बर्ड फ्लू से एसोसिएटेड है। 10,000 ऑफ सील और सी लाइन जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द बर्ड फ्लू। तो इससे लेवल ऑफ कंसर्न रेज हो जाता है कि पहले तो मान लिया पोल्ट्री वगैरह में ही ज्यादा ये स्प्रेड कर रहा था, अब ये उन एरियाज में भी जा चुका है जहां पे ह्यूमन बींग्स की उतनी ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। अब पोल्ट्री तो किस लिए है? इकोनॉमिक पर्पज से, फूड पर्पज से। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा कंसर्न आ जाता है। तो बर्ड फ्लू, जिसको आप एवियन फ्लू भी बोलते हो, और वायरल डिजीज है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, वायरस से फैलती है। H5N1 इसकी स्टेन है, इसने भी काफी सारी मॉडिफिकेशन ली है। और ये जो बर्ड फ्लू था, एक टाइम पे बोला जाता है कि जो आज वाली स्टेन है H5N1, ये चाइना में जब इमर्ज किया था 1990s के आसपास, तब से यही चलती आ रही है, उन्हीं के अगले ये डिसेंडेंट्स है। मतलब चाइना वाला जो वायरस था वो एंसेस्टर था इन स्ट्रेन्स का। तो चलो फिर से वहीं पे हम घूम फिर के चाइना ही पहुंच जाते हैं। नाउ कॉज क्या है कंसर्न का? आई थिंक ये समझ के अब आप, पोल्ट्री में भी यूज करते हैं, लोग भी खाते पीते हैं। ऑल्दो ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है, पर फेटल प्रूव हो सकता है जिसके भी अंदर ये वायरस जाएगा। H5N1 के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ये सब टाइप है, और 18 डिफरेंट हेमाग्लूटिनिन सब टाइप ये बना चुका है। अब यहाँ पे एक वर्ड याद कर लो, हेमाग्लूटिनिन। क्या होता है हेमाग्लूटिनिन? ये ऐसा सेल होता है जिसकी प्रोटीन के अंदर वायरस बैठ चुका होता है, और फिर ये रेड ब्लड सेल वगैरह को रप्चर करता रहता है। RBC तो इंपॉर्टेंट थे, तो उनको रप्चरिंग करता रहता है, तो हाईली फेटल प्रूव होता है इन द एंड। सारे स्टेन्स आपने याद नहीं करने, आउट ये पहले वाले हैं, H1N1, H3N2। अब जो चल रहा है दैट इज H5N1। ओरिजिन एंड सर्कुलेशन अगर देखोगे तो कहां से है? तो एक बार आउटब्रेक हुआ था 1996 में, गुआंगडोंग चाइना के अंदर वायरस का आउटब्रेक होता है। तो बोला जाता है जो आज वाली H5N1 स्टेन है, दैट इज अगेन अ डिसेंडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस। और H5N1 फर्स्ट इमर्ज हुआ था यूरोप के अंदर, ईयर था 2020, और उसके बाद अफ्रीका, एशिया। याद है 2020 कोविड-19 जब आया था, तो पहले वो SARS-CoV-9 के बारे में, 19 के बारे में हम पढ़ रहे थे। फिर उसी टाइम पे लोकस्ट का इन्वेजन भी हुआ था फ्रॉम द पाकिस्तान वाली साइड, वो सारी क्रॉप्स को खराब कर देते हैं। थोड़े ही टाइम के बाद यूरोप के अंदर ये चीज आ गई थी, दैट इज एवियन फ्लू। और उसके बाद 2021 में ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की तरफ चला गया। 2022 में आप देखोगे कि केसेस साउथ अमेरिका में आने लगे। तो इस तरह से ये सारी कंट्रीज में घूम के आया हुआ है। और इवन फेब 2024 जो लास्ट ईयर था, इसी महीने, वहां पे आप देखोगे अंटार्कटिका में भी केसेस मिले थे कि बर्ड्स जो वहां पे हैं उनके अंदर भी एवियन फ्लू देखा गया है। तो यही चीज कंसर्न है कि पोल्ट्री में तो चलो ये जला देते हैं अनएथिकल तरीके से, पर ये चीज देखी गई कि अंटार्कटिका तक ये चीजें स्प्रेड कर गई हैं। इवन अंटार्कटिका में थोड़ा सा ये टूरिज्म के पर्पज से भी इंटरफेरेंस इंक्रीज कर चुकी है। देखो होगा आपने, आजकल शुरू कर दिया, बड़ी सी शिप जाती है लग्जरियस लाइफस्टाइल में, और जा रहे हैं वहां पे इंटरफेरेंस कर रहे हैं। जाते तो सैनिटाइज करके हैं, वो ऐसे जूते पहले सैनिटाइजर में डलवाते हैं फिर बाहर निकालते हैं उनको, बट इंटरफेरेंस हो रही है, क्या कर सकते हैं उस चीज में। और ऊपर से नॉन वेज भी खा रहे होते हैं, आपने देखा हो अगर, एक तरफ वेजिटेरियन बुफे लगा होता है, दूसरी तरफ नॉन वेज लगा होता है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे वायरस तो जा ही रहा है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडिया पाम ऑयल इंपोर्ट ड्रॉप टू 14 ईयर लो। 14 साल में पहली बार 30% जो इंपोर्ट है पाम ऑयल का वो रिड्यूस हुआ है। अब देखो, जो पाम ऑयल के पेड़ हुआ करते थे वो अफ्रीका में ज्यादा मिलते थे हमें, पर ग्रो कर गए इंडोनेशिया एंड मलेशिया। उन्होंने देखा कि हमारी सॉइल भी कंफर्टेबल है पाम ऑयल ट्रीज के लिए, तो उन्होंने ग्रोथ इतनी ज्यादा करी कि वो एक टाइम पे आके एक्सपोर्टर बन गए जो पाम ऑयल था। अब इंडोनेशिया में 2023 के अंदर काफी ज्यादा बाढ़ वगैरह आई, तो उस वजह से थोड़ा सा उनका जो एक्सपोर्ट था वो रिड्यूस किया था, और पहले पे मलेशिया आ गया था। अब दोबारा से इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बीच में कंपटीशन चल रखा है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाम ऑयल को। अब देख लेते हैं इंडिया के अंदर जो 30% ड्रॉप आया है,
यानी कि हमने 30% कम खरीदा है इस बार। तो अगर खरीदा कम है तो टैक्सेस भी नहीं दिए होंगे उतने, तो फाइनेंशियली वो हमें चीज बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। तो देखो, और 30% याद रखना, ये इस टाइप के जो पाम ऑयल रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ये आपके मेंस में ज्यादा आते हैं, आपके प्री में बहुत कम पूछता है, एक आध स्टेटमेंट देखने को मिल सकती है। क्यों हुआ डिक्लाइन? बिकॉज हमारे पास आ चुके हैं ऑल्टरनेटिव, जैसे कि सोया ऑयल। सोया ऑयल, अब आप देखोगे यहाँ पे पाम ऑयल के बारे में, पाम ऑयल को हम एक फ्रूट ऑफ अफ्रीकन ऑयल पाम ट्री से एक्सट्रैक्ट करते हैं। साइंटिफिक नेम है एलियस गिनियंसिस। तो ये पाम ऑयल का ट्री है। पाम ऑयल इजी है पर इसका साइंटिफिक नेम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एलियस गिनियंसिस। यहां से हम इसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं। देखा भी होगा आपने, पेड़ों के साथ ही लगा दी होती है एक बकेट सी, पूरा ऐसे कट लगा के वहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता रहता है। और दो तरह के पाम ऑयल होते हैं, एक है आपका क्रूड पाम ऑयल और दूसरा है पाम कर्नल ऑयल। जो क्रूड पाम ऑयल है ये ज्यादातर हम यूज करते हैं फॉर द कुकिंग पर्पस। ये फ्रूट से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, जो खाने वाला है ना क्रूड पाम ऑयल, इसको फ्रूट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। किसके फ्रूट से? तो यही वाला पेड़ एलियस गिनेंसिस की ही बात हो रही है। पर वहीं पे अगर सीड से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो सीड के जो एक्सट्रैक्ट होता है दैट इज पाम कर्नल ऑयल। अब इसको खाने पीने में यूज नहीं करते, इसको यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल, तो ये नॉन एडिबल होता है। फ्रूट वाला क्रूड पाम ऑयल, ये वाली स्टेटमेंट आ सकती है आपके प्री में, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। फ्रूट से एक्सट्रैक्ट कुकिंग में यूज हुआ, और जो सीड से एक्सट्रैक्ट किया, तो फ्रूट तो वैसे याद रह जाएगा, एडिबल है, तो उसी तरह से पाम कर्नल ऑयल जो है इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द सीड और नॉन एडिबल पर्पजेस के लिए यूज किया, जैसे कि कॉस्मेटिक्स वगैरह। नेक्स्ट चलते हैं, दोनों ही ऑयल्स की अगर फिजिकल अपीयरेंस देखोगे तो एक तो कलरलेस होते हैं, स्मेल के बेसिस पे ऑर्डरलेस हैं, कोई स्मेल नहीं आती इससे, और रिलेटिवली टेस्टलेस होते हैं, काफी टेस्ट होता ही नहीं है, वेरी लेस टेस्ट। और उसके अलावा नेटिव कहाँ पे था ना, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। नेटिव हुआ करता था अफ्रीका, अफ्रीका में बहुत ज्यादा पाम ऑयल हुआ करता था एक टाइम पे, पर फिर चीजें बदली और इंडोनेशिया और मलेशिया में सबसे ज्यादा अराउंड 85% जो ग्लोबल सप्लाई है वो सिर्फ दो कंट्रीज कंट्रोल कर रही हैं, दैट इज इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ठीक है, तो ये चीज है। इस बार जब सुबियांतो आए थे रिपब्लिक डे पे, मेंशन भी करा गया था ये कि जो एरिया है इंडोनेशिया वाला रिंग ऑफ फायर के नजदीक है, वॉल्केनो लगभग हर साल आप देखोगे पता नहीं कितने इरप्ट कर जाते हैं, और फिर पेपर में भी पूछ लेते हैं आपसे। उसके अलावा बाढ़ बार बार आती है, लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं, और उसके अलावा वो अपनी इकोनॉमी को इमर्ज कर रहे हैं, उसमें पाम ऑयल का भी मेंशन करा गया था। तो पाम ऑयल आप देख सकते हो, इंडोनेशिया एंड मलेशिया 85% जो ग्लोबल सप्लाई है यही दो कंट्रीज कंट्रोल कर रही है, काफी बड़ी बात होती है ये भी। इसके अलावा इंडिया के अंदर देखोगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड केरला, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा पाम ऑयल प्रोडक्शन मिलेगी। अराउंड टोटल में से 98% ये तीन ही स्टेट्स कंट्रोल कर रही हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड केरला। पिछले पेपर उठा के देखे होंगे तो स्टेट्स पूछी जाती हैं आपसे। जैसे एक बार पूछा हुआ था पंजाब वालों से, पूछती हूँ मैं, खेतरी माइंस किस मिनरल के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है? खेतरी माइंस। वैसे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है, हाँ, कॉपर से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये पूछ लिया गया था। मैम दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि क्रूड ऑयल या रीचा? वो तो हमें तो पैकिंग ही आई ना, ये तो एक्सट्रैक्शन की बात करी। एक्सट्रैक्शन में बता दिया ये फ्रूट से खाने वाला बनेगा, दैट इज क्रूड वाली फॉर्म। नहीं नहीं, हमें तो पैकिंग पे लिखा होगा कि ये क्रूड वाली है और दूसरी कर्नल वाली है। हम्म, ठीक है रीचा, हाँ हाँ हाँ, कॉपर, यस, खेतरी माइंस का आएगा कॉपर। 2014 6 40 स्टेट्स, ठीक है, बाकी ये पिछले वाले थे। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इंडियन एक प्रोग्राम भी अनाउंस करा था, मिशन अनाउंस करा था, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम इन 2021, ताकि जो एडिबल ऑयल्स है इनका इंपोर्ट बर्डन रिड्यूस किया जा सके और इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन करी जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, P8I स्वीडन है, बोइंग से हमने परचेज करा था। बोइंग कहाँ की कंपनी है? यूएस की है। तो अभी हम दोबारा से इसकी प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं, अभी भी है हमारे पास, नेवी इस एयरक्राफ्ट को यूज करता है। मल्टीपर्पज है इसका। मल्टीपर्पज मतलब अगर आर्मी पर्सोनल को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करना है वो भी कर सकते हैं, एम्यूनेशन कैरी करने हैं उनको भी कर सकते हैं, तो मल्टी यूटिलिटी ये हमारा एयरक्राफ्ट रहता है।
और कौन सी इंडियन नेवी में कहाँ पे यूज करेंगे, कौन से ब्रांच में यूज करेंगे, तो इंडियन नेवी इसको यूज करने वाला है। और किसको रिप्लेस करेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। टॉपलेव Tu-142 एयरक्राफ्ट, ये हमने रशिया से परचेज किया था, रशिया से ये हमने परचेज किया था। मुझे ये बता दो सुपर हर्क्यूल्स किससे लिया है हमने, J-17 सुपर हर्क्यूल्स यूएस, सुपर आ गया ग्लोब मास्टर यूएस, बड़े बड़े नाम यूज करते हैं ये काफी, तो यूएस है, हाँ जी यूएस से है, वेरी गुड। ऑनलाइन आज बड़े बिजी है, आज एक एक करके भाग रहे हैं फटाफट की, आज जल्दी है, मैम का लेक्चर तो बड़ा लंबा चलेगा भी, मुझे तैयार होना है, मैं जाता हूँ जाती हूँ। मैं देख रही हूँ तब से, पहले 50 थे, अभी 45 बचे हुए हैं, तो वैसे तो रोज होते हैं ये बैठे हुए, आज एक दिन के लिए ये भाग रहे हैं। फिर खास बात ये है कि रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं देखेंगे, और फिर जब पूछूंगी ये कब पढ़ाया था, फिर डाउट आएगा, मैम ये वाला टॉपिक तो मैंने सुना नहीं, आपने कब करवाया था, ये उसी दिन करवाया था जब आप गए थे 14 को। चलो, तो यूएस नेवी भी इसको यूज करती है, ध्यान रखना मैच द फॉलोइंग बहुत बार आते हैं एयरक्राफ्ट को लेके। और क्या क्या पर्पज रहते हैं, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, कोई लड़ाई हो जाती है पनडुब्बी वाली, तो उसमें यूज कर सकते हैं। एंटी सरफेस वॉरफेयर में यूज कर सकते हैं, इंटेलिजेंस गैदर करनी है उसके लिए यूज कर सकते हैं, मैरीटाइम पेट्रोल चेक करना है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, सर्वेलियांस के पर्पज से यूज कर सकते हैं, और अगर कोई मैनूवरिंग वाले मिशन है उसमें भी यूज कर सकते हैं। चलो चलो ठीक है। और कितने क्रू, यस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रू मेंबर्स कितने बैठ सकते हैं, मतलब जो कैबिन होता है मेन वाला उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, तो 9, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पूछे हैं, बहुत पहले पूछते थे ऐसे, अब तो स्पेसिफिकली आता नहीं है, कंट्री का ही नाम पूछते हैं, बट फिर भी आपने ध्यान रखना है कि 9 क्रू मेंबर्स के लिए आगे प्लेस होता है। बाकी ये तो मैक्सिमम स्पीड 789 किलोमीटर पर आवर से चलता है, ऑल्टीट्यूड कितनी हाइट पे चलेगा, तो लगभग 12,496 मीटर्स पे, और मैक्सिमम रेंज कितनी है, तो 2222 किलोमीटर 222, और 4 घंटे में इतना कवर अप कर सकते हैं, वेरी ह्यूज स्पीड, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, एक और डिजीज दैट इज एम पॉक्स, मंकी पॉक्स के नाम से जिसे जाना जाता है। अभी एक नया क्वेश्चन आ गया, बड़े दिन से ना ये न्यूज में नहीं आई थी, लास्ट टाइम आई थिंक अक्टूबर में आ रखी थी, और अब क्या बोला कि क्या इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डिक्लेयर करना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगाया है, डिक्लेयर नहीं हुई है, इस पे क्वेश्चन रेज करा है कि क्या कर दे इसको डिक्लेयर, बिकॉज ये जब फ्लूइड या तो सलाइवा हो, थूक हो, या फिर जेनाइटल से टच करते हैं तो ये स्प्रेड करता है वायरस। अब यहाँ पे इसीलिए ये क्वेश्चन रेज करा हुआ है कि इसको एसटीडी की कैटेगरी में हमें अनाउंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो एमपॉक्स है उसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में डिक्लेयर कर दिया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है जितनी भी बीमारियां होती हैं कि इमरजेंसी वाली कंडीशन बन रही है इस डिजीज को लेके या नहीं, तो इसको डिक्लेयर किया है, ये वाली स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। एमपॉक्स के बारे में अगर देखोगे तो ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, मंकी पॉक्स इसको कहते हैं, वायरल इलनेस है और जूनोटिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूनोटिक, एनिमल टू ह्यूमंस, ह्यूमन टू ह्यूमन। अब होता है ये या नहीं होता है, बताओ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या रेस कर है, इसके बेसिस पे बताओ ये ह्यूमन टू ह्यूमन होता होगा, होता है, तभी तो बोल रहे हैं कि कर दें इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और उसके अलावा स्पूटम वगैरह सबसे ये देखा है कि ट्रांसमिट करता है, और इसी वजह से बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना जरूरी भी था, ठीक है। और इवन जब ये बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट किया जाता है इंसिनरेटर्स के अंदर बहुत गंदी स्मेल आती है, वो जो अभी हमने सृजनम लगाया है उससे बहुत अच्छी ऑर्डर आएगी, ठीक है, वो भी एक बेनिफिट है। एनीवेज, ओके, नाउ जीनस कौन सा है इसका, दैट इज ऑर्थोपॉक्स वायरस, दैट इज द जीनस। हाँ जी, होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी होता है, यस, वेरी गुड। सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, तो बॉडी के ऊपर रैशेज आ जाते हैं, लीजन्स बन जाती हैं, ऐसे देख सकते हो आप पिक्चर को, तो ऐसी अपीयरेंस बन जाती है फेस वाले एरिया पे, पाम्स ऑफ हैंड, फीट, जेनाइटल्स, सारे ही पार्ट्स पे ऑलमोस्ट आपको ऐसे लीजन्स देखने को मिल जाते हैं। और पहली बार ह्यूमन के अंदर कहां पे देखा गया था केस, तो 1970 में डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी में सबसे पहले देखा गया था। ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछी थी कि सबसे पहले जो केस था वो कहां पे इरप्ट हुआ था। खैर वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट लिखी हुई थी, पर केस कहां पे आया था, 1970, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब आते हैं इसकी सब टाइप्स के ऊपर, क्लेड 1, क्लेड 2।
सीधी स्टेटमेंट आएगी कि क्लेड 1 ज्यादा हार्मफुल है या क्लेड 2 ज्यादा हार्मफुल है। अभी के लिए अगर देखोगे तो क्लेड 1 वैसे ज्यादा सीरियस इलनेस कॉज कर सकती है, पर देखा गया है कि इम्यूनिटी काफी डेवलप हो गई है लोगों के अंदर। तो क्लेड 1 के बारे में अगर देखोगे तो ये सेंट्रल अफ्रीका में ज्यादा मिलेंगे। अब सेंट्रल अफ्रीका में ही आपका डीआरसी भी आ रहा है और 1970 में यहीं पे आया था। तो मुझे बताओ क्लेड 1 पहले आई होगी कि क्लेड 2? क्लेड 1 नंबरिंग भी वैसे ही है, ठीक है। तो क्लेड 1 आपका सेंट्रल अफ्रीका से एसोसिएटेड है और ये डेडली था पहले। अब थोड़ी सी इम्यूनिटी आ रही है, तो मतलब कम इलनेस कॉज होती है इफ कंपेयर टू द प्रीवियस केसेस। और वहीं पे जो क्लेड 2 है आपका, ये आ जाएगा आपके ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, जहां पे आपकी सीड वाली कंट्रीज आ गई सारी। कौन कौन सी थी चेष्टा? हाँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी जिन्हें बोलते हैं। ऑनलाइन आप फटाफट से लिखेंगे। सोमालिया, नो प्रॉम्प्ट। बोलो बोलो। नहीं, मुझे ऐसे क्या है? तन्वी, इथोपिया नहीं है। सीड, SEED बोला था। सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया एंड जिबूती। सोमालिया की कैपिटल? ऑनलाइन सोमालिया की कैपिटल लगाओ थोड़ा सा जोर। ये न्यूज में भी बनी हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बताया था मैंने तो बताया। हाँ 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 देखना कैसे ओपनली नाम ले रही है। मोगादिशु था, ठीक है, मोगादिशु, याद रखना इसको। हाँ ठीक है, ऑनलाइन, वेरी गुड। चलो जी, ओके। एक स्टूडेंट की एंट्री और हो चुकी है, 46 हो गया। अब उसको रियलाइजेशन हुई। क्लेड 1 इज डेडली। क्लेड 2 का आउटब्रेक बाद में हुआ था ईस्टर्न अफ्रीका वाली साइड, और इसका ज्यादा जो आउटब्रेक हमें देखने को मिला है वो 2022 के पास से देखने को मिला है। और इट इज लेस फेटल देन द क्लेड 1, लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो फेटल कौन सा है? क्लेड 1 है। वैसे जनरली आप देखोगे अगर वायरसेस के अंदर, तो जो आगे वाली स्टेन्स होती हैं वो ज्यादा डेंजरस होती हैं, पर इसमें आप ध्यान रखोगे क्लेड 1 इज मोर डेंजरस, फेटल है। एमपॉक्स ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो एक तो जूनोटिक है, एनिमल टू ह्यूमंस, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी है। और ये देखो यहाँ पे लिखा है जो एमपॉक्स है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, और इवन प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर बेबी को भी ट्रांसमिट कर सकती है, और ड्यूरिंग और इवन आफ्टर बर्थ, तो ये भी रहता है। और सिम्टम क्या क्या आते हैं? तो फीवर तो रहेगा ही, हेडेक रहेगी, लीजन्स हमने देख लिए, बॉडी के ऊपर रैशेज आ जाते हैं, तो सिम्टम तो रहेंगी। और एमपॉक्स सिम्टम जो है इनको या तो खुद भी कर लो सॉल्व, थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेके, नीम वगैरह यूज कर लेते हैं जो लोकली चीजें अवेलेबल होती हैं। वैसे इनका कोई ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो वैक्सीन दे दे अगर कोई तो थोड़ा सा ध्यान रखना, देयर इज नो वैक्सीन एज फॉर नाउ। ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है जैसे कि हमने बोला, बट सिम्टम्स को हम रिलीव कर सकते हैं, बस इतना ही है, सिम्टम्स रिलीव किए जा सकते हैं। चलो जी, ये एमपॉक्स हुआ। और इसके बाद आते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, इनकी 6th ऑफिशियल विजिट होती है फ्रांस। तो ह्यूज डेवलपमेंट अगेन, क्योंकि एरा भी लंबा रहा, तीसरा चल पड़ा है टेन्योर, तो इस वजह से ये 5th मीटिंग थी, 6th मीटिंग थी। अब कहां कहां पे मेन बातें करी हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट सुने हैं, उनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगे होते हैं, ये भी सुन रखा है। अब ये जो है आपके, ये है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इवन लास्ट ईयर हमें रशिया ने टेक्नोलॉजी भी दी थी कि आप मोबाइल न्यूक्लियर रिएक्टर भी बना सकते हो। मोबाइल का मतलब शिप लो, शिप के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाओ और एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात ले लेते हैं, यहाँ पे तमिलनाडु में हमने क्या किया, एक शिप यहाँ पे रखा और इसके ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया। अब हम चाहते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसको महाराष्ट्र में जाके यूज करें, तो ये देखो शिप के थ्रू हम ले गए अपने मॉड्यूलर रिएक्टर्स को। तो छोटे का फायदा ये होता है कि इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और क्या बेनिफिट रहते हैं? मान लो तमिलनाडु में जगह नहीं बची कि न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बन सकते, तो हमने किसी और स्टेट में बना लिए, फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश में बना लिए, तो फैक्ट्री इसकी आंध्र प्रदेश में लगी और ट्रांसपोर्ट इसको बाद में हमने महाराष्ट्र कर दिया, तो ट्रांसपोर्ट भी हो जाते हैं। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तीसरी बात, इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी जनरेशन होती है वो कम होती है बाकी के न्यूक्लियर पावर प्लांट से। जैसे यहाँ पे लिखा है 20 मेगावाट से लेके 300 मेगावाट तक की हो सकती है। इवन इफ आपका जो यूनियन बजट 2025-26 था, कितना पैसा लगा है इस बार?
तो इस बार इम्प्लीमेंटेशन बोल दी है कि न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी हम ज्यादा शिफ्ट करेंगे। तो जो फ्रांस के साथ हमने डील्स बनाई हैं वो दो हैं, वन इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और दूसरा है एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लग गया ना पता, बेसिक से फीचर्स क्या क्या होंगे, एनर्जी कितनी होगी 200 में 20 मेगावाट से लेके 300 मेगावाट की कैटेगरी में सारा ही क्या आता है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। और जो आपके एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं इसमें एनर्जी आप कितनी भी जनरेट कर सकते हो, पर इसको बनाओगे आप थोड़े सस्टेनेबल तरीके से। थोड़ी जो टेक्नोलॉजी होगी वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज करोगे जो टाइम के साथ चेंज कर रही है, दैट इज द एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर। इसकी कैटेगरी में ये सारे आ जाएंगे, माइक्रो भी, स्मॉल भी और लार्ज भी। और स्टार्ट हम हमेशा कहां से करेंगे, फ्रॉम द माइक्रो, फिर स्मॉल की तरफ जाएंगे, देन हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। अभी कितने ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हमारे पास, प्लांट्स 7, रिएक्टर्स 24। ये रिएक्टर्स है, मतलब एक बिल्डिंग के अंदर जो रिएक्टर्स रखे हुए हैं, तो 7 और 24 दोनों याद रखने। तो स्मॉल मॉड्यूलर्स का क्लियर है, अब एडवांस का पता चल गया क्या चीज है। तो वही आगे लिखा हुआ है कि एफिशिएंट ज्यादा होंगे, सेफ्टी कंसर्न ज्यादा होंगे और सस्टेनेबल ज्यादा होंगे। ठीक है, वेस्ट जितना कम हो सके उतना कम निकले, क्योंकि जब इनको डेवलप करते हैं तब भी काफी सारा वेस्ट निकलता है। एनर्जी तो बाद में क्लीन मिलती है, पर पहले वेस्ट मिलता है अपने को। और इंडिया और फ्रांस ने इंडो पैसिफिक ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन भी करी हुई है, ताकि एसडीजी नंबर 13 से भी टैकल किया जा सके, दैट इज क्लाइमेट एक्शन। और ये हमने आई थिंक कर लिया था लास्ट वाले आर्टिकल में भी, कि मर्सिली सिटी में इनॉग्रेशन करी है एक कॉन्सुलेट की। और क्या क्या है, तो ये अब आपके उसमें तो नहीं पूछेंगे प्री में, ये मेंस के थोड़े से पॉइंट है। जैसे एक है यूरोड्रोन मेल, मेल का मतलब है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। तो ड्रोन से ही पता चल रहा है ड्रोन में डेवलपमेंट करनी है। एरियल डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए ड्रोन्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे इंडिया की अभी बात करें तो इंद्रजाल है अपने पास, इंद्रजाल हमारा एरियल डिफेंस सिस्टम है, पर इसमें हम यूज किसका करते हैं, ड्रोन्स का करते हैं। तो जितने भी छोटे एरियल हमें कोई टारगेट करने की ट्राई कर रहा होता है तो ड्रोन्स यहाँ पे उनको शूट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक फ्रिंडेक्स, ये डिफेंस स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो इंडिया और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर बनाया था। क्यों बनाया था, ताकि फ्रांस अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर सके इंडिया के साथ। जैसे हमारी एक स्कॉर्पियन सबमरीन सीरीज भी चलती है, कौन सी हुई थी रिसेंटली डिप्लॉय, दो दो वेसल्स हुए थे और एक सबमरीन थी, नाम था, नो, बस पिछले महीने हुई थी, यस, वार्कशीट, वो भी सी क्लास से बिलोंग करती है। तो हम इंडिजिनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो फ्रांस उसमें हमें सपोर्ट करेगा अंडर विच प्लेटफॉर्म, फ्रिंडेक्स एक्स या फ्रिंडेक्स या फिर फ्रिंडेक्स। उसके अलावा इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, अब यहाँ पे बताया है कि इंडिया को कहाँ कहाँ पे फ्रांस सपोर्ट करता है। तो जो ये आपका ITER है, इसमें टोटल आपको मेंबर्स मिल जाएंगे 7, इंडिया भी उसका मेंबर है। बाकी कौन कौन है, तो चाइना है पड़ोसी अपना, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया, जापान, रशिया एंड साउथ कोरिया एंड यूएस। तो यूएस और ईयू तो याद रह ही जाएगा, इंडिया भी मेंबर है, जापान भी ध्यान में रखना है, रशिया ये भी आ जाएगा, राइवलरी है ऑल दो यूएस का, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। और यहाँ पे इन्होंने एक टारगेट रखा हुआ है टोकामैक का। व्हाट इज टोकामैक, इसका जिक्र भी किया उन्होंने दोबारा से, व्हाट इज टोकामैक। टोकामैक इज लाइक मैग्नेट, ठीक है, इससे मैग्नेटिक फील्ड्स रेज करी जाएंगी। और कितनी एनर्जी हमें न्यूक्लियर फ्यूजन, अब देखो न्यूक्लियर फ्यूजन वाला मेथड यहाँ पे मेंशन कर रखा है, उससे हम 500 मेगावाट तक की एनर्जी को डेवलप करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। वैसे अभी ज्यादा जो प्लांट्स हैं हमारे वो कौन से प्रिंसिपल पे हैं, फ्यूजन। देखो दो वर्ड है, फ्यूजन में क्या होगा, दो चीजें टकराएंगी और एक बड़ी सी चीज बनेगी, जो कि सन में भी चल रही है। फ्यूजन में क्या होता है, बड़ी सी चीज होती है जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटती है। अभी जो ज्यादातर कंट्रीज हैं वो फ्यूजन वाले जो मेथड है, प्रिंसिपल है, उसके ऊपर काम करती है। तो ये जो टोकामैक है हाई मैग्नेटिक फील्ड रेज करेगा, जिसको हम मर्ज करेंगे विद द न्यूक्लियर फ्यूजन और फिर जनरेट करेंगे अराउंड 500 मेगावाट ऑफ एनर्जी। तो ये भी ध्यान में रखोगे। और 2026 को अभी अनाउंस कर दिया इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। जैसे यूनाइटेड नेशन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स, जो नाम दिया है ना पूरा, वो ग्लेशियर ही दे रखा है, फिर साइड में लिखा हुआ है कि कोऑपरेटिव्स और क्वांटम टेक पे भी फोकस रखेगा। वैसे ही इन्होंने अपने आप को बोला है कि 2026 तक कौन सा है, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। तो 2026 इस तरह से चलेगा। और ये ट्रेड आ गया, ट्रेड कितना करता है तो ये तो अभी नहीं करना अपने को। ओके, नाउ आ जाते हैं अपने यूट्यूब इन्फ्लुएंसर अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन फॉर एलिजिड
ऑब्सीन रिमार्क्स ऑन शो। हाँ जी, वर्कशीट ही थी मैम। एक कंफ्यूजन है कि इनकी फैक्ट्रीज लैंड पर सिचुएटेड होती हैं या शिप पर। सॉरी इफ आई नहीं कीर्ति, इट्स ओके। देखो, फैक्ट्री जो होती है, जब भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनते हैं, आपने अभी इंडस्ट्री नहीं पढ़ी है। इंडस्ट्री वहां पे लगाई जाती है जहां पे उसका रॉ मटेरियल भी अवेलेबल हो, ठीक है, जो भी चीजें बनानी है। तो जैसे पानी तो एक रिक्वायरमेंट रहती है जहां पे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाते हैं। तो जनरली जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो पानी की ही साइड में होते हैं, ताकि डिस्चार्ज करा जा सके। आपने सुना भी होगा फ्लोरिडा का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसकी वजह से जो साइड की वाटर बॉडीज हैं उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो इंक्रीज कर गए हैं। तो फिश वगैरह तो नहीं है वहां पे, पर क्रोकोडाइल्स बहुत रहते हैं। क्रोकोडाइल्स को सुटेबल बैठा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है कीर्ति, बाकी मैं आपको ये डिटेल में बता दूंगी, मुझे व्हाट्सएप कर देना चाहे से। थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स चला जाएगा टॉपिक, मैं करवा दूंगी ये। चलो 48 हो गए स्टूडेंट्स, आगे सारे ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे बात उठी है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, और साथ में जो सेक्शन है हमारा भारतीय न्याय संहिता का, दैट इज सेक्शन 294 और सेक्शन 296। यहाँ पे मेन बातें करी गई है ऑब्सीन वीडियो, मैसेज या कोई भी चीज का प्रचार कर रहे हो आप जो ऑब्सीन है नेचर में। एथिकल इश्यूज रेज हुए हैं। अब जैसे केसेस समझो, पहले तो एक केस था अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे बोला गया था कि जो ऑब्सीन चीजें होती हैं एक कम्युनिटी में वो अच्छी हो सकती है, एक कम्युनिटी में वो बुरी हो सकती है। वैसे अगर ट्राइबल लाइफ की तरफ आप जाते हो, वहां पे आप देखोगे कि उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो थोड़ा सा नेकेड ज्यादा होता है, क्योंकि पुराने लाइफस्टाइल में वो चलते आ रहे हैं, तो उनके लिए वो सही है। कल को आप बोलो कि आप सूट पहनो, साड़ी पहनो पूरी, वो उनके लिए गलत हो जाएगी चीज। तो वही एथिकल जो डायलेमा है दोबारा इस केस से रेज हुई है। और ज्यादातर ना जब भी ऐसी कंट्रोवर्सीज आती हैं, एक यहाँ पे एजेंडा रहता है कि जो मेन चीज चल रही है उससे ध्यान हटे और थोड़ी सी ऐसी चीजों के ऊपर फोकस्ड रहे लोग। और इनडायरेक्टली अभी आपने देखा भी होगा, ज्यादा इन्हीं के ऊपर फोकस है लोगों का। ठीक है, मैंने तो इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा था इसका केस पूरा, बाकी कहीं नहीं देखा, पर वीडियोस बहुत आ रही हैं कि रोने की, वो पता नहीं क्या क्या बना रखा है, तो वो मेन एजेंडा से साइडलाइन करने का होता है। अब यहाँ पे आता है आपका फंडामेंटल राइट, दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप बोलते हो कि आर्टिकल 19 है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, बस नेशनल सिक्योरिटी हर्ट नहीं होनी चाहिए, वो एक कंडीशन है। तो अब ऑब्सीनिटी, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बताओ, कईयों को अच्छे लग सकते हैं, कईयों को बुरे लग सकते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बताओ आपके हिसाब से इस इशू को लेके क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। यश, आपने ऐसे करे बोलो। ठीक है, रुको रुको, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, ये नहीं कहा, ऑनलाइन आप लिखो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब 18+ ऐसी बातें करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक है। हाँ, इंडिया गॉट लेटेंट कुछ ऐसा जैसा था, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो एक डायरेक्शन पता लगी, मेन मुद्दे से हटा दिया। दूसरा, और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू या कोई और पॉइंट आप ऐड करना चाहते हो, बताओ बताओ। ठीक है, यहाँ पे बता देती हूँ, ऑनलाइन वाले सुन लेंगे। यहाँ पे यश और आकांक्षा है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू था कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड वो जो इंडिया गॉट लेटेंट है सब्सक्रिप्शन बेस्ड था, तो मतलब जो देखना चाहते हैं वही उसमें जा रहे थे, बाद में वीडियोस ऐड करी गई यूट्यूब के ऊपर। हाँ ठीक है, गुड पॉइंट। ठीक है, पर उनके माइंड में तो पहले से ही था ना, वो तो देखना चाहते थे इसीलिए गए थे वहां पे। ठीक है, तो वो तो पहले से ही थी चीज, तो उन्होंने ऐड नहीं करी, वो एक चीज ये हो जाएगी। ऑनलाइन यहाँ पे चेष्टा ने बोला कि माइंड को ट्रिगर करती हैं ये चीजें, तो मे बी जिन लोगों ने वो वीडियोस देखी, सुना वो सब, तो उनके माइंड में भी वो ट्रिगर करेगा। पर उन्होंने सब्सक्रिप्शन ली थी तो ऑलरेडी वो ट्रिगर्ड है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। और ठीक है, ठीक है, मजाक को मजाक की तरह लो और सीरियस क्यों ले रहे।
हाँ, ठीक, ठीक, ठीक। हाँ, ठीक है। ठीक, हाँ, तो फिर वो इश्यू बन गया। ठीक है, ये ऑनलाइन में भी लिखा हुआ है पॉइंट, तो मैं रिपीट नहीं कर रही। और बताओ? बस? अपने काम का तो वही वाला है जो मैंने बोला कि मेन मुद्दे से हटा दिया, बाकी जगह पे आप बात ही नहीं करोगे। आज का न्यूज़पेपर देखा इंडियन एक्सप्रेस का? कुछ खास आया ही नहीं है, बस ऐसे ही चल रहे हैं धक्के में ही आज। ठीक है, ये तो पुरानी न्यूज़ आर्टिकल थे जो हमारे बचे हुए थे अभी। तो चलती है ये चीज़ें, मूव करा जाता है हमें। ठीक है। हाँ, ठीक। फिर इनके अलावा फिर तो बहुत सारे हैं, मतलब इनके चैनल पे तो स्पिरिचुअल कंटेंट भी था, एक्सरसाइज से रिलेटेड भी। बस ये एक ही गड़बड़ हुई है। देखा इमेज कितनी डेंजरस चीज है, अगर आपकी पॉजिटिव नोट पे बनी है, सारे गलती का वेट करते हैं। राइट, तो वही चीज थी इसमें, ये सीख भी मिली हमें एक। ठीक है, पर ठीक है, ये गाली गलौज तो है, थोड़ा सा बेकार है वो चीज। मतलब पीसफुली भी हमें एक्सप्लॉइट करती हैं ये चीजें, देखने में मे बी कूल लगे, सामने वाले को ना लगे, तो वो चीज तो चलती है। एनीवेज, आपको पता लग गया इसका कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से था। एथिक्स के पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, जीएस पेपर 4 एथिक्स का आता है, ये आएगा उनके पेपर में सिर्फ। हिमाचल में तो आई थिंक है नहीं एथिक्स, उसमें तो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी से ही रिलेटेड टर्म्स है। यूपीएससी का अलग से पेपर आता है जीएस 4, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक ये वाली जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की। एक है आपका सेंसरशिप वर्सेस आर्टिस्टिक फ्रीडम। अब कई बार जैसे पेंटिंग्स करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, तो उसमें भी न्यूडिटी को दिखाया जाता है। तो एक केस हुआ था, दैट इज मकबूल फिदा हुसैन वर्सेस राजकुमार पांडे केस। तो ये यहाँ पे आर्टिस्ट थे, इन्होंने भारत माता की एक पेंटिंग सी बनाई थी, तो उसमें न्यूडिटी को दिखाया हुआ था। तो ये केस भी गया था, बाद में इससे हाईलाइट किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तो एक तरह की एथिकल डायलेमा है बिटवीन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड सोसाइटल नॉर्म्स। क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं ये थोड़े से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, सोसाइटी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचती है। तो पेपर में आप अपना ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिखोगे, ऐसे ना हो कि आपने ऑब्ससेनिटी को ही प्रमोट कर दिया पेपर के अंदर, वो तो पहले निकाल देंगे आपको, वहां पे नंबर नहीं देंगे। शीट साइडलाइन हो जाएगी, ये तो है ही नहीं अपने लिए, ये क्या सोसाइटी को संभालेंगे, वो चीज हो जाती है। और उसके अलावा की रिकमेंडेशंस क्या है, तो ये आपके अपने अपने पर्सपेक्टिव है। डू रिमेंबर, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से आपने ज्यादा सुनना है। ठीक है, कई ऑफिसर्स रहे हैं हमारी कम्युनिटी में, सोचो अगर रूरल एरिया में तुम ऑफिसर हो, वहां पे तुम जा रहे हो वन पीस पहन के, तो वो चीज नहीं फिट बैठेगी वहां पे। सोसाइटल नॉर्म्स के साथ आपको चलना पड़ेगा फ्रॉम द एथिक्स पर्पस, तो वो चीज ध्यान में रखोगे आप। ये सोसाइटल मॉरल्स वगैरह है। हाँ, ये मान्य, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो एब्सोल्युटली अननेसेसरी एफआईआर, आवर मिनिस्टर्स हैव सेड अ लॉट ऑफ ऑब्सीन थिंग्स इन द पार्लियामेंट इटसेल्फ, वेरी ट्रू। फिर तो उनके ऊपर भी करो केसेस फाइल, वेरी गुड। पर ये लिखना नहीं है, क्योंकि काम पॉलिटिशियंस के ही अंडर करना पड़ेगा, तो अपने मेंस में मत लिखना ये पॉइंट। हाँ, वार्निंग देनी चाहिए थी कि ऐसे ना हो, थोड़ा फाइन लगा लेते। ठीक है, हमेशा ये चीज ऐड कर देनी है कि सोसाइटल नॉर्म्स के बेसिस पे अगर ओपनली बोल रहे हो तो थोड़ी सी लैंग्वेज भी ठीक होनी चाहिए। हाँ, अपॉलॉजी कर दी थी उसने, ठीक है, वो अब फर्क नहीं पड़ता, अब तो जैसे वो अब तो इशू ही बन गया, नेशनल इशू ही बन गया। चलो बस इतना ही करना था इसमें से हमें। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और आर्टिकल सेक्शन 294 एंड 296 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, तो ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं ऑब्सेनिटी को कि उसको अवॉइड करा जाए। ओके, नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया है मणिपुर क्षेत्र के अंदर। पहले रुक जाओ। हाँ, तो प्रेसिडेंट रूल, आप ना इमरजेंसी की प्रोविजंस पढ़ते हो, और इमरजेंसी के जो प्रोविजन है वो उसमें मेनली 3 आर्टिकल्स आते हैं। एक है आपका आर्टिकल 352, 4 ऐड कर लो आर्टिकल 356, 4 ऐड कर लो आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी है। आज तक 2025 में आप देखोगे 134 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट हो चुका है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार और फाइनेंशियल इमरजेंसी 0 टाइम्स, एक भी बार अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है।
ठीक है जी। तो अब मणिपुर का क्या इश्यू था, पुराने स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया भी होगा, बाकी नए स्टूडेंट्स के लिए एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे म्यांमार से जुड़ता हुआ हमारा एक स्टेट है जिसका नाम है मणिपुर। अगर इसकी थोड़ी-सी ज्योग्राफी देखोगे आप, तो बीच में काफ़ी प्लेन एरिया आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेक भी है जिसका नाम है लोकतक लेक। लोकतक लेक की क्या खास बात है? यस, फुमडीज होते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये सर्कल सर्कल बन रखे हैं। यहाँ पे फिशेज आती हैं, यहाँ पे फिशरी का सेक्टर भी काफी इमर्ज करता है। लोकतक लेक याद रखना मणिपुर में है। अब इसकी ज्योग्राफी देखोगे, बीच से बिल्कुल प्लेन एरिया आपको देखने को मिल रहा है, वहीं पे साइड में आपको पूरा पहाड़ी इलाका मिल रहा है। तो ये जो प्लेन वर्सेस हिल के लोग हैं, इन्हीं में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। किस चीज को लेके हुए थे? तो शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस को लेके हुए थे। देख लेते हैं अब। ये सारे क्लैशेस वगैरह के बारे में बताया हुआ था जो 2024 में जिरीब्रम में हुआ था लास्ट टाइम। उसके बाद आर्म्स फोर्सेस स्पेशल प्रोविजन एक्ट भी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया गया था, लगभग 15 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, अफ्स्पा भी जिसको बोलते हैं। अब सुनो, यहाँ पे फिर बड़े सारे एडवांस्ड इंटेलिजेंस सिस्टम भी मिले थे, ड्रोन्स मिले, वेपन्स मिली जो गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो वेपन्स इनके पास अवेलेबल थे। तो इनके ट्राइब्स का देख लेते हैं एक बार सिनारियो, क्या क्या सिनारियो हो रखा था और कितनी डेथ्स हुई हैं। तो बहुत सारी हुई हैं, 250 पीपल से ज्यादा हो रखी हैं। उसके बाद पानी के जरिए अचानक से हमें डेड बॉडीज फ्लोट करती हुई देखने को मिलती हैं। तो डेथ का नंबर ओवरऑल 250 तो बोल दिया गया है, पर ये अनयूजुअल है, हमें नहीं पता कितनी डेथ्स हो रखी हैं। 60,000 से ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस किया गया है। ऊपर से बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ से रिफ्यूजीज भी आते हैं म्यांमार वाली साइड से। यहाँ पे मिलिट्री कू वाली सिचुएशन थी, तो ये लोग अलग से आ रहे होते हैं, तो ये और ज्यादा एक्सपेडाइट कर देते हैं उस प्रॉब्लम को। अब देखो थोड़ा सा ये मणिपुर का एरिया, तो बाउल स्ट्रक्चर है, हिल से सराउंडेड है, कैपिटल क्या आ जाएगी? इम्फाल। अब देखो इसका जो 90% रीजन है वो हिली है, सिर्फ 10% एरिया ऐसा है जो प्लेन है। बाउल की तरह बन गया ना स्ट्रक्चर, कटोरे की तरह। उसके अलावा इम्फाल का जो ये रीजन था प्लेन वाला, ये पहले ये पानी के ही नीचे सबमर्ज था। तो फिर एक टाइम आया, वो पानी सूखने लगा और ये ड्राई लैंड बन जाता है और उसको टर्म दे दी गई थी कांगला। कांगला का मतलब होता है ड्राई, ड्राई मतलब सूखा। तो प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ड्राई लैंड्स उसी का। अभी आपने लेक देखी ना यहाँ पे, एक लोकतक लेक, तो ये पानी भी कहीं ना श्रिंक करते करते एक लेक ही बची थी यहाँ पे, दैट इज लोकतक लेक। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? माइग्रेशन शुरू हो जाती है। अब सोचो, हिली एरिया में आप रह रहे हो, डेली आपको एनिमल्स के साथ एनकाउंटर करना पड़ रहा है, वहीं पे आपको बहुत अच्छे रिसोर्सेज के साथ प्लेन एरिया मिल रहा है, तो लोगों ने शिफ्ट कर दिया फ्रॉम हिली रीजन्स टू प्लेन एरियाज, बीच में आने लगे। तो डिवीजन फॉर्म हुई, कुछ को हमने बोल दिया हिल पीपल और कुछ को बोल दिया वैली पीपल, यानी कि जो वैली वाले एरिया में रह रहे थे, सेंटर में रह रहे हैं, उनको वैली पीपल, और जो पहाड़ियों में रह रहे हैं अभी भी, उनको हिली पीपल बोल दिया। अब यहां से बने बहुत सारे ग्रुप्स, जैसे मेती, कुकी, ये आपने सुन रखे होंगे, नागा भी आपने सुना होगा। तो ये कुछ मेजर से ग्रुप बने, जैसे उसमें से एक जो सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप बन के आया, दैट इज मेती। मेती कहाँ पे रहता है? तो ये जो बिल्कुल प्लेन वाला रीजन है, इम्फाल रीजन, इसमें रहता है। लोकेशन ध्यान में रखना। कौन कौन से रिलीजन में ये बिलीव करते हैं? तो वैष्णविज्म है और सनातन धर्म है। डेमोग्राफी, पॉपुलेशन जो रहती है वो 51% आपको इम्फाल वाले रीजन में मिलेगी, और किसकी है? मेती की है। पॉलिटिकली एक्टिव, सोचो पॉलिटिक्स कहाँ पे ज्यादा एक्टिव होगी, हिली रीजन में या प्लेन में? प्लेन में ज्यादा डेवलपमेंट होगी, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको पॉलिटिकल एक्टिवनेस देखने को मिलेगी। और ज्यादातर जो चीफ मिनिस्टर थे, अब तो उन्होंने रिजाइन कर दिया खैर, पर ज्यादा जो चीफ मिनिस्टर थे वो भी किस ट्राइब को बिलोंग किए? हमेशा ही मेती ट्राइब को। और इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने एक डिमांड रखी एसटी स्टेटस की, कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस चाहिए, और ताकि इनको थोड़े से एक्सक्लूसिव राइट्स मिल सके। एनसीएसटी के तहत आ जाएंगे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इनकी भी प्रॉब्लम्स को रिड्रेस किया जाएगा। अब इन्होंने डिसाइड किया था कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, आराम से जाएंगे। और 2024 में जो क्लैशेस हुए जिरीब्रम एरिया में, ये तो पीसफुली ही गए थे, पर अटैक कर दिया दूसरे ग्रुप ने, दैट इज कुकी ट्राइब, और ये वायलेंट एक यहाँ पे देखने को मिला। फिर आपने काफी सारे वो रील्स में भी देखा होगा, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, सब जगह पे आया कि मणिपुर क्राइसिस, मणिपुर इज बर्निंग। तो इसी क्लैश से आया था जो जिरीब्रम के अंदर हुआ था। उससे पहले का चल रहा था, पर उससे ज्यादा हाईलाइट हुआ। फिर कुकी ट्राइब को देखोगे, ये हिली वाले रीजन में रहते हैं, बीच में आपके मेती आगे, और जो पहाड़ी वाला एरिया है उसमें आगे कुकी ट्राइब। अराउंड डेमोग्राफी कितनी है? तो 25% है, 25% पॉपुलेशन ऐसी है जो कुकी ट्राइब को बिलोंग करती है। रिलीजन कौन सा है? क्रिश्चियनिटी है। और इनके पास क्या है? शेड्यूल ट्राइब का
कोटा है, ठीक है, रिजर्वेशन है और इनको काफ़ी एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं। पहाड़ियों में इनकी अपनी ज़मीनें हैं और वही प्लेन वाले चाहते हैं कि हमें भी ऐसे एक्सक्लूसिव राइट्स मिले ताकि जो फॉरेस्ट से प्रोड्यूस निकल के आती है उनको हम यूज़ कर सकें। और तीसरा जो मेन ग्रुप बना दैट इज़ नागा ट्राइब। नागा ट्राइब के पास भी एसटी स्टेटस है और इनकी तो डिमांड अलग है दैट इज़ ग्रेटर नागालैंड डिमांड। और ये जो चीज़ है ग्रेटर नागालैंड डिमांड की, इससे क्या होगा थोड़ा कनेक्टिविटी इश्यू भी रहेगा। वैसे कुकी की भी है, कुकी लैंड की डिमांड। कुकी लैंड जो रहेगा ये देखो एक बार मैप पे देखो इसको। ये बिल्कुल इस बॉर्डर वाले रीजन पे आएगा और कुछ एरिया मिजोरम का भी कवर्ड है, साउथ ईस्ट से हमारी कनेक्टिविटी टूटेगी। तो आपको लगता है इंडिया अलाउ कर देगा? एज़ अ कंट्री अलाउ करेंगे हम? नो, नहीं कर सकते। साउथ ईस्ट के साथ तो कनेक्टिविटी टूट जाएगी। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा इश्यू फेस करते हैं जब भी कोई चीज़ यहाँ को लेके आनी होती है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ 14 किलोमीटर की ज़ोन से कनेक्टेड है दैट इज़ सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कॉरिडोर भी जिसको बोल देते हैं। तो कनेक्टिविटी इश्यू पहले ही बहुत ज़्यादा है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। नागा ट्राइब से एसोसिएटेड आपने एक नाम भी सुना होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, जदोनंग, सुना है? इन्होंने एक सेक्ट बनाया था। रिलीजन की बात करें क्रिश्चियनिटी भी है थोड़ी बहुत, ज्यादा एक सेक्ट है दैट इज हेरका सेक्ट। हेरका सेक्ट जो फाउंडर हैं इसके वो जदोनंग थे। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। फिर आई थी रानी गाइदनल्यू। गाइदनल्यू सुना होगा आपने, नहीं आया? जब नागा रिवोल्ट हुआ था, रानी गाइदनल्यू, ब्रिटिशर्स ने उनको जेल में रख दिया था। नेहरू उनसे मिलने भी गए थे और ये जो रानी का टाइटल था गाइदनल्यू को, ये नेहरू जी ने ही दिया था, तो वो भी थी रानी गाइदनल्यू। रानी गाइदनल्यू। हेयर का सेक्ट है, रिलीजन है एक तरह का, तो इनका अपने जो तरीके और रिवाज रहेंगे कल्चर को लेके, हेयर का सेक्ट, तो वो आपको नागाज में मिल जाएगा। 2023 हाई कोर्ट में प्ली डालते हैं मेती के कि हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दो। कुकी ने वायलेंस क्रिएट कर दिया अगेंस्ट देम कि आपको क्यों शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देंगे। क्यों उन्होंने मना करी? बिकॉज कंपटीशन हो जाएगा। जितनी लैंड 25% पॉपुलेशन में है, अब 51% और लोग आ रहे हैं तो वहां पे तो कंपटीशन होना ही था। इस वजह से ये चीज हुई। इसके अलावा ये देखो चुरचंदपुर में भी एक वायलेंस हुआ। ये अगेन वही था, मिति वाले पीसफुल करना चाहते थे अपना प्रोटेस्ट और इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था। इसके अलावा एक रीजन है दैट इज मोरे। अब मोरे आपसे क्लैश के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। ये जो मोरे एरिया है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये मणिपुर के अंदर है और किसके साथ यहाँ पे बॉर्डर बन रहा है? तो म्यांमार के साथ बन रहा है। जो भी लोग मोरे में रहते हैं, म्यांमार और मणिपुर दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल ओपन है, तो कोई बॉर्डर नहीं है इस रीजन का। तो बिल्कुल देखो बॉर्डर लाइन पे प्रेजेंट है ये मोरे, ठीक है? तो ये भी ध्यान में रखना है, मोरे नहीं है, मोरे। इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे आपको ये क्रिटिकल सिटी मिलेगी जहां पे रिफ्यूजीज का नंबर सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है? और जियोपॉलिटिकली अगर देखोगे तो 1947 से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। खैर उतने डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। 2018 में एक ऑपरेशन एग्रीमेंट भी करा गया। जो ये मिति के थे और कुकी के इंसर्जेंट ग्रुप्स बन रखे थे, इनको बुलाया गया, इनके साथ मीटिंग करी और मीटिंग में बोला हम आपको पैसे भी देंगे। और कुकीज वालों को बोल दिया। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये तो बायस सा था, ऐसे लगेगा आपको जैसे सेंटर चाहती है कि हमें इंटरफेरेंस नहीं शो करनी। अब देखो पहाड़ी वाले एरिया में है कुकी और बीच में कौन था? मेती। मेती वालों को बोल दिया कि आपको अपने वेपन छोड़ने पड़ेंगे, फर्स्ट थिंग। पर कुकी को बोल दिया आप रख सकते हो अपने वेपन, पहली चीज। दूसरी चीज हुई, कुकी वालों को बोल दिया आपको हम हर महीने दे देंगे 6,000 रुपए पर मंथ। इनको बोला आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप बस शांत बैठ जाओ, पीसफुल तरीके से वहां पे रहो जहां पे आप रह रहे हो। और प्रॉमिस ले लिया किससे? मीति से, कि आप प्रॉमिस करो कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई फाइट नहीं करोगे। लग रहा है ना थोड़ा सा अनबायस सा, ऐसे लग रहा है कि मैटर को बस निपटाओ, वो चीज हुई। और ये चीजें, ये देखो डिसआर्मामेंट कर दी मेती वाली की जो बीच में रह रहे थे। और ये बोल दिया कि आप तो प्लेन एरिया में रहते हो, वहां पे तो डेवलपमेंट वैसे भी चल रही है, रोड डेवलपमेंट वगैरह सब प्लेन में इजी होता है इफ कंपेयर टू द हिली रीजन, आपको पता है वो चीजें। हिमाचली भी हैं यहाँ पे। अब इसके बाद क्या हुआ? एजिटेशन हुई 2008 के बाद। मेती जो ट्राइब थी वो कहीं ना कहीं लूट्स एंड टेररिज्म में इन्वॉल्व हुई। अब वेपन तो चाहिए थे, तो उस वजह से ये सारी चीजें हुई। और इन्होंने जो कुकी वाले थे, जो हिली रीजन में रह रहे थे, इन्होंने भी एक अपनी इमेजिनरी लैंड की डिमांड रखी, जिसको कुकी लैंड भी बोलते हैं या फिर जैलिनगम भी बोलते हैं। पर जैलिनगम अलाउ नहीं किया जा सकता बिकॉज ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, इन सब के साथ हमारी कनेक्टिविटी को खत्म कर देगा। तो ये ह्यूज कंसर्न बनेगा। और अगर ये अलाउ भी कर दिया तो एक और दिक्कत बनेगी। काफी फ्रेजाइल एरिया है, क्रिटिकल सिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। इससे क्या होगा? चाइना वाले एडवांटेज लेंगे। तो
तो इंटरनेशनली हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। ओके बाकी आर्टिकल 356 का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, दैट इज प्रेसिडेंट रूल, यानी कि जो गवर्नमेंट है वहां पे पूरी तरह से गिर चुकी है। कौन सारी चीजें चेकआउट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, पर कौन बिठाएंगे वहां पे? किसको बिठाएंगे? प्रेसिडेंट थोड़ी रहेंगे मणिपुर में, गवर्नर। अब गवर्नर के हाथ में सारी पावर्स आ जाएंगी। ओके जी, बाकी सिंस 1950s कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखो, हाँ ये अभी तक का अगर देखोगे तो अराउंड 134 टाइम्स जो है ये स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट हो चुका है। सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली कहाँ पे हुआ है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी में मणिपुर में ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट 10 टाइम्स लग चुका है, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ पे लगा था? पंजाब, पेप्सू हुआ करता था उस टाइम पे। फिर शाह कमीशन आता है आपका, फिर उससे डिवीजन करी गई थी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़। पंजाब को बोल दिया था कि पंजाबी स्पीकिंग, हरियाणा हिंदी स्पीकिंग, हिमाचल हिली रीजन, और जो कौन बीच में रहेगी ट्रांजिशनल सी जोन, दैट इज चंडीगढ़। ओके जी, बस इतना ही था आज का। छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, इनको कर लो। स्वेज कैनाल आप सभी को पता है, इजिप्ट से एसोसिएटेड है। आज जो आपने याद करना है वो है इसका एक पोर्ट। पोर्ट है इजिप्ट का एक, दैट इज पोर्ट सईद। सुना है पोर्ट सईद? पोर्ट्स के ऊपर आते हैं क्वेश्चन, याद रखना। पोर्ट सईद इज किसका पोर्ट है, किसकी बंदरगाह है? तो इजिप्ट की है। बाकी स्वेज कैनाल आपको पता है बहुत ही पुराना रूट है। हुआ क्या, यहाँ पे आपने सुना होगा पायरेसी बहुत ज्यादा होती है, शिप्स को पकड़ लेते हैं ये पायरेट्स जो होते हैं वहां पे। इस वजह से इंडिया ने इस बार टर्न लिया, कहां से? केप ऑफ गुड होप से। तो हम थोड़े से पुराने रूट से गए, इस वजह से ये सुर्खियों में बन चुका था। ट्रेडिंग कर रहे थे यूरोपियन यूनियन के साथ, यहाँ पे थोड़ी सी पायरेसी के केसेस ज्यादा आए, लॉस ज्यादा हो रहा था अपना। जा रहे हैं ना, रिसोर्सेज तो चले गए, पायरेट जब आएंगे। ऑल दो नेवी वगैरह करती रहती है कंडक्ट ऑपरेशन, पर ज्यादा ही एक्सट्रीम पे हो जाए तो फिर कितना ही करेगा। तो इस वजह से हमने एक टर्न मारा और केप ऑफ गुड होप से गए, जो कि हमें मॉडर्न एरा की याद दिलवाता है कि पहले भी ट्रेड यहीं से हुआ करता था। तभी तो यहाँ से एक कैनाल निकाली थी, दैट इज ये वाली स्वेज कैनाल। कैनाल मतलब आर्टिफिशियल है और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। कौन कौन सी? इधर रेड सी और यहाँ पे मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी में कौन सी प्लांटेशन सबसे, सी नहीं मतलब जो मेडिटेरियन से रिलेटेड लैंड है, कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा ग्रो करती है? कौन से प्लांट्स, कौन से फ्रूट्स? सिट्रस। सिट्रस प्लांटेशन काफी है यहाँ पे, तो बस ये ध्यान में रखना आप। और नेक्स्ट है आपका माउंट किलिमंजारो, कंट्री नेम तंजानिया। यहाँ पे एक एक्सपीडिशन हुआ था, इस वजह से न्यूज में था ये भी, माउंट किलिमंजारो। और किस टाइप का ये वॉल्केनो है? स्ट्रेटो वॉल्केनो है ये, लेयर्ड फॉर्म में आपको दिखेगा स्ट्रेटो। स्ट्रेटो, हाँ सिट्रस, यस, लेमन ऑरेंज। हाँ जी, नेहरू गिव द टाइटल, यस वेरी गुड। चलो जी नेक्स्ट, गुआम आइलैंड, अगेन कॉन्फ्लिक्टेड जोन। यहां भी आपको देखने को मिल रहा है फिलीपींस से जस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इंडिया का एक नेवल शिप है, नाम है शिवालिक। वो यहाँ पे घूमता फिरता गया था, मतलब पेट्रोलिंग के पर्पज से भी जाते हैं, कोऑपरेशन भी शो करते हैं हम। तो कौन सा आइलैंड है? गुआम आइलैंड। गुआम आइलैंड को आप ध्यान में रखोगे। और किसकी टेरिटरी है ये? तो यूएस की आती है। आपने एक सुना होगा कि जो फिलीपीन है उसको यूएस एज अ वेयर हाउस की तरह भी ट्रीट करता है। जितने भी यूएस को, अब यूएस को क्या है, पैसिफिक रीजन में कंट्रोल बनानी है कहीं ना कहीं। इंडियन ओशन में भी चेक रखते हैं, इंडियन ओशन इंडिया और जस्ट नीचे इंडियन ओशन है, साइड में आपका पैसिफिक ओशन आ जाता है। वहां पे एक और है राइवलरी, दैट इज चाइना। चाइना को टैकल करने के लिए कि कल को लड़ाई करनी पड़ जाए, तो यहाँ पे फिलीपींस के पास हम इन्होंने अपने काफी सारे वेपन्स रखे हुए हैं। और ये जो गुआम आइलैंड है दैट इज अगेन अ टेरिटरी ऑफ यूएस। तो यहाँ पे हमारा आईएनएस शिवालिक गया हुआ था, इस वजह से ये न्यूज में बन गया था। और बस इतना ही याद रखना है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में ये लाई करता है, अगर वाटर बॉडी आपसे पूछ ली जाए। चलो नेक्स्ट, लेक तुर्काना। लेक तुर्काना मेन जो हिस्सा है इसका वो आएगा आपका केन्या के अंदर। लेक तुर्काना पर टच किसको कर रही है साथ में? इथोपिया। तो इथोपिया को भी टच करती है आपकी लेक तुर्काना। और यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे देखा गया कि हाई फिश पोटेंशियल है, और सर्वे जब करा अराउंड 50 इयर्स के बाद ये सर्वे हुआ है, तो फिश पोटेंशियल काफी ज्यादा है। और किस किसने किया? तो यूनेस्को ने किया है और साथ में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने किया है। लोकेशन अगर देखोगे तो साउथ, जो इसका केन्या का नॉर्थ वाला पार्ट है और इथोपिया का बिल्कुल सदर्न मोस्ट पार्ट है, वहां पे ये टच करती है। एक और लेक न्यूज में थी केन्या की, दैट इज लेक
कौन सी लेक थी? नायवाशा, वो भी आप ध्यान में रखोगे। लेक नायवाशा वो कहाँ पे है? वो पूरी की पूरी केन्या के अंदर है, जहाँ पे वाटर हाइसिंथ लग गया था, टेरर ऑफ बंगाल भी जिसको बोलते हो, पूरा ही पानी सोख लिया उसने। तो फिशरी कहीं ना कहीं हिट हुई थी, पर तुर्काना में फिशिंग पोटेंशियल देखा गया है। नेक्स्ट देखो क्वाड। अब देखो क्वाड की मीटिंग जो होती है अनसर्टेन होती है। 2025 में बोला था कि इंडिया इसको होस्ट करने वाला है, टाइम अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है, और कभी 2 साल में कर लेते हैं, कभी 1 साल में भी कर लेते हैं, बिकॉज बिडेन ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते थे क्वाड ग्रुप को लेके। उनको ऐसे लगता था कि मैं छोटा हो जाऊंगा, तो सॉर्ट ऑफ थिंग। तो इंडिया और जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, 4 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं क्वाड ग्रुप के अंदर। तो इस कोऑपरेशन को आप ध्यान में रखोगे। अब देखो ये जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें एक क्वाड कैंसर मूनशूट पार्टनरशिप करी गई थी सर्वाइकल कैंसर को लेके, कि जो भी पैसिफिक जोन, इंडियन ओशियन जोन में कंट्रीज पड़ती हैं, उनको हम सर्वाइकल कैंसर से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, अवेयरनेस रेज करेंगे, और नाम दिया था क्वाड कैंसर मूनशूट पार्टनरशिप। तो इसको भी आप ध्यान रखोगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो यहाँ पे दोबारा से आ गया सर्वाइकल कैंसर, बहुत ज्यादा न्यूज में था। वैक्सीन का नाम बताएंगी? चेस्टा अगेन, और एक और नाम था ऑनलाइन, गर्डासिल, वेरी गुड, ठीक है। और इसके अलावा मैरी टाइम एक्सरसाइजेज ये करते रहते हैं, मैत्री, उससे याद रख लेना, बाकी ये अपने काम का नहीं है। देयर इज वन मोर ग्रुप जिसका नाम है स्क्वाड। क्वाड सभी को पता होता है, स्क्वाड ये यूएस ने ही दिमाग लगाया कि इंडिया को नहीं रखना है, इंडिया को थोड़ा साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 कंट्रीज तो वही है, सॉरी 3 कंट्रीज तो वही है जो क्वाड के अंदर थी, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, और इसमें अपना वेयर हाउस ऐड कर लिया, दैट इज फिलीपींस। तो ये स्क्वाड है। तो क्वाड में इंडिया है और उसको रिप्लेस कर दिया विद फिलीपींस, किस ग्रुप में? तो स्क्वाड के अंदर। नेक्स्ट, मैक का आई थिंक अब डन है। क्या क्वेश्चन बनेगा? पोर्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपको बोल देगा कि पायरियस पोर्ट बताइए कहाँ पे है, तो कंट्री याद रखिएगा ग्रीस। कौन सा कॉरिडोर है ये? क्या नाम है इसका? आईमैक, इंडियन मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। तो ये फुल फॉर्म से याद रखोगे, लिखा भी है ऊपर। तो इंडिया से लेके आपका ये आ जाएगा, कौन सी कंट्री है ये? यूएई, देन सऊदी अरेबिया, इसराइल का कौन सा पोर्ट है? हाइफा पोर्ट, मेडिटेरियन सी वाली साइड, और इसको क्रॉस करते करते देयर इज पायरियस पोर्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पोर्ट बेस्ड बन सकते हैं इससे। नेक्स्ट छोटा सा है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे एक आर्टिकल है इनका जो कहता है कि अगर एक भी देश के ऊपर अटैक होगा तो सारे फाइट करेंगे उसके अगेंस्ट। तो नाटो में जो रिसेंट कंट्रीज ऐड हुई हैं, 31st नंबर पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही हैं दोनों। फिनलैंड ऐड हुई, देन सेकेंड 32nd पे हुई है आपकी स्वीडन। तो ये नंबरिंग याद रखनी पड़ेगी, 31st पे है फिनलैंड, 32nd पे है स्वीडन। अब नाटो कंट्रीज तो होगी टोटल 32। हाँ जी ऑनलाइन, वेरी गुड, गर्डासिल सर्वाइक, ठीक है। 31st पे फिनलैंड, 32nd पे स्वीडन, उल्टा करके आ सकता है, पूरी प्रोबेबिलिटी है। आपने जो याद रखना है साथ में वो है नाटो +5। यहाँ पे तो सभी का बॉर्डर कहीं ना कहीं किसी वे से अटैच कर ही रहा है, पर नाटो +5 ये थोड़ी दूर की कंट्रीज हैं जो यूएस के साथ कोऑपरेट करना चाहती है। तो नाटो +5 यानी कि नाटो की 32 कंट्री तो रहेंगी ही, और साथ में कितनी है? और 5। तो वो पांचों की पांचों याद रखनी है। जापान आ जाएगा, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इजराइल। तो ये आती है नाटो +5 के अंदर। तो अभी आपने क्वाड पढ़ा, स्क्वाड पढ़ा, जिसमें यूएस भी था, जापान भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था। फिर आपने पढ़ा नाटो +5, जिसमें जापान भी दिख रहा है आपको, ऑस्ट्रेलिया भी दिख रहा है, ठीक है। और इसके अलावा इजराइल, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ये भी आपने ध्यान में रखने हैं, दे आर नाटो +5। और ये बाकी सारी कंट्रीज हैं आपके यूरोपियन यूनियन से लेके, वो सब एसोसिएटेड है यहाँ पे। ये आ गई आपकी नाटो +5। नाटो +5 ध्यान में रखना, और जो 2 ऐड हुई थी उनको भी ध्यान में रखना है। 31st पे फिनलैंड, 32nd पे स्वीडन। +5 में पहले तो 2 सेम ही है, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड इजराइल, ठीक है जी। नेक्स्ट चलो। ओके, दीज आर द जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज। कितनी है टोटल? 6। अच्छा, पंजाब वाले बताएंगे। यहाँ पे एक कंट्री है, कंट्री ऑफ बहरेन। क्या हुआ था यहाँ पे? यस, वेरी गुड, याद रखना इसको। फिर बहरेन, वाटर बॉडी पूछ ली जाए तो पर्शियन गल्फ है। पर्शिया किसका पुराना नाम हुआ करता था?
ईरान का ऊपर ये कंट्री जो आ जाएगी दैट इज ईरान, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो वही है आपकी कुवैत आ गई, बहरेन आ गई, सऊदी अरेबिया, यूएई, और ऊपर ये अबू धाबी, अबू धाबी, यूएई, यूएई आएगा, हाँ उसकी कैपिटल आ जाएगी अबू धाबी। और यहाँ पे कतर है और देयर इज ओमान। ये कौन सी कंट्री है? येमेन को ये क्यों कंसीडर नहीं करते जीसीसी का पार्ट? यस, हाउदी रिबेलियंस की वजह से, इनके हिसाब से कि हमने तो ऐसे मिलिटेंट ग्रुप नहीं बनाए, तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही है। और येमेन की कैपिटल बिल्कुल यहाँ पे लोकेटेड है, सना में। और देखो अभी बोला हमने इंडिया ने केप ऑफ गुड होप से क्यों टर्न लिया, एक रिबेलियन तो एंट्री पे ही बैठा हुआ है जहां से रेड सी अभी शुरू ही हो रहा था, तो एक तो दिक्कत ये भी थी। चलिए जी, बस नॉर्थ स्ट्रीम के पास है, इसको अभी कल देख लेंगे, कोई नहीं, थोड़ी सी कंट्रीज ज्यादा करनी है इसमें, कल देख लेंगे इसको।